अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर गट्स पर वेलकम कहती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन सिविलाइजेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लेंथी टॉपिक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश, पूरी एफर्ट इसमें पुट किया है कि मैं इसको आसान बना सकूं। बाकी अब आप पर है कि आप वीडियो को पूरा देखें, पॉइंट्स बनाएं, जो बात को समझ नहीं आती उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से ही नॉलेज आता है, क्वेश्चन ज़रूर किया करें। स्टूडेंट्स, ये जो रोमन सिविलाइजेशन है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वैसे इसकी जो हिस्ट्री है वो 1000 ईयर्स की है, ठीक है। तो 500 ईयर्स की जो फर्स्ट पार्ट है और 500 ईयर्स का नेक्स्ट पार्ट है। 500 ईयर्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं रोमन रिपब्लिक, ओके। जो सेकंड 500 ईयर्स हैं उनको हम कहते हैं रोमन एम्पायर। तो जो ये लेक्चर है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्टली हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रोमन पीपल हैं कौन, ओके। द रोमन्स वर अ कल्चरल ग्रुप वेरियसली रेफर टू एन एथनिसिटी और नेशनैलिटी, ठीक है। ये या तो इनको कल्चर कहा जा सकता है या एक नेशन। दैट इन क्लासिकल एंटिक्विटी फ्रॉम 2nd century BC to 5th century AD came to rule the Near East, North Africa, largest parts of Europe through conquests made during the Roman Republic and later Roman Empire. स्टूडेंट, सिंपल बात है कि ये जो लोग थे ये एक कल्चरल ग्रुप थे, एक नेशन थे जो कि पुराने ज़मानों में, पुराने वक्तों में होते थे और 1000 ईयर्स का इनका रूल है। और इन्होंने कहाँ कहाँ पे रूल किया? नियर ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में एंड यूरोप के बहुत सारे हिस्से में। तो आइए चलते हैं कि रोमन्स जो थे उनको कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो यूनिक बनाती हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं। रोमन्स हैड रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर। हमने जब पीछे ग्रीक्स पढ़े थे ना, तो हमने देखा था कि वो लोग क्या थे, वो रिलीजन की कदर करते थे, वो लोग ट्रेडिशन की कदर करते थे, वो लोग इंडिविजुअलिज्म को देखते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में आता होता है कि रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन का डिफरेंस पर नोट लिखें। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, तो आपने जब इसको पढ़ना है साथ ही साथ माइंड ही माइंड में इसको कंपेयर करने की कोशिश करनी है ग्रीक सिविलाइजेशन के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ग्रीक सिविलाइजेशन की, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल रही हूँ, आप जाके पहले उसे देख लें। स्टूडेंट्स, ये जो थे रोमन्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर की बहुत कदर करते थे। जो भी सोसाइटीज लॉ एंड ऑर्डर पे चलते हैं वो लोग कभी नाकाम नहीं होते। देन दे हैड स्टर्न बिलीव्स इन गॉड एंड रिलीजन। बिल्कुल लाइक ग्रीक्स, दे हैड स्टर्न बिलीव्स इन गॉड एंड रिलीजन। जो ग्रीक गॉड्स थे उन्हीं गॉड्स पे इनका भी यकीन था। While Greeks focused on individuals, Romans gave consideration to loyalty to family, state and gods. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअलिज्म पर ग्रीक्स फोकस करते थे, यानी इंडिविजुअल लेवल पर इंडिविजुअल की जो इम्पोर्टेंस है उस पर फोकस करते थे। जबकि रोमन्स क्या करते थे? रोमन्स की जो कंसिडरेशन थी, जो रोमन्स का फोकस था वो किस पर था? फैमिली लाइफ पर, स्टेट पर या फिर गॉड्स यानी रिलीजन पर। देयर फार्मर्स वर हार्ड वर्किंग। उनके जो फार्मर्स थे हार्ड वर्किंग थे और उनकी जो एग्रीकल्चर थी स्टूडेंट्स वो इनकी बैकबोन थी। इनकी इकोनॉमी इनकी बैकबोन थी और इकोनॉमी की बैकबोन कौन थी? एग्रीकल्चर था, ठीक है। द फार्मर्स वर हार्ड वर्किंग एंड दे वर फ्लेक्सिबल पीपल who adopted the old cultures and believed as well as new cultures, ठीक है। They didn't demolish old cultures. इन्होंने क्या किया कि जो old cultures थे यानी जो ग्रीक्स के या पहले लोगों के cultures थे उनको भी अडॉप्ट की, उनको भी कायम रखा और जो न्यू cultures आए तो उनकी भी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट की। तो इस तरह जो रोमन कल्चर है वो डिफरेंट लोगों का अमलगम बन गया था, ठीक है। They believed that their task was to govern nation, to spare the conquered and defeat the proud. वर्जिल की बहुत प्यारी ये कोट है जिसको मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है। वो कहता है कि योर टास्क ओ रोमन्स शैल बी टू गवर्न नेशंस, टू स्पेयर द कंकर्ड एंड टू डिफीट द प्राउड। क्या मतलब है कि जो नेशंस हैं आपने उनको रूल करना है, आपने उनको गाइड करना है, आपने कंकर्स को भी कंकर करना है, ठीक है, विक्ट्रीज हासिल करनी है।
और अपनी जो प्राउड है उसको डिफीट देनी है, ठीक है, खुद से ऊपर किसी को जाने नहीं देना। कितनी प्यारी है ना, ग्लोरीफाई करती है नेशन को ऐसे जो पर्पसेस होते हैं। देन देखते हैं कि ये लोकेटेड कहाँ पे थे। रोम इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ द रिवर, इट बिगिंस इन एपिनाइन माउंटेन्स एंड फ्लोज टू टाइरेनियन सी। The river provided easy transportation and the river's valley had vast land for farming. The river also served as defense system against attacks from other side of river. सिंपल बात है कि ये ईस्ट ऑफ द रिवर में, रिवर्स की जो ईस्ट साइड थी उन पर पाया जाता था रोम का पूरा एरिया। इसको हम लोग इटालियन बोट शेप्ड इटालियन पेनिसोला का नाम भी देते हैं, जो थे ना रिवर के इर्द गिर्द। और यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन्स भी थी और रिवर जो था वो क्या करता था, उसे फर्टिलाइज करता था ज़मीन को, लैंड्स को, और जो माउंटेन्स थी वो प्रोटेक्शन देती थी। तो क्या है कि ये सिर्फ खुद अच्छे लोग नहीं थे अपनी नेशन को लेके, बल्कि इनकी नेशन को फेवर गॉड की तरफ से मिली हुई थी कि इनकी लैंड्स फर्टाइल प्लस प्रोटेक्टेड थी। ओके, देन मैंने कहा कि ये डिफरेंट नेशंस का इमलगम था। रोमन रिपब्लिक क्या था, ये रोमन लोग क्या थे, डिफरेंट नेशंस की अमलगम थे, मतलब डिफरेंट लोगों का मिक्सचर थे। तो देखते हैं कि इन लोगों में कौन कौन से लोग शामिल थे। ओके, तो स्टूडेंट्स इनमें शामिल थे लैटिन्स। लैटिन्स जो थे ना वो इंडो यूरोपियन ट्राइब्स थे, जो डोरियंस आए थे ना ग्रीक के अंदर, उन्हीं की आगे जनरेशन्स थी, ठीक है। और इनके अलावा एट्रोस्कन्स थे, ये सी फारिंग इन्वेडर्स थे और ये ब्रॉन्ज वर्क करते थे, गोल्ड वर्क करते थे और फाइन ब्लैक पॉटरी का काम करते थे। ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपने नोट करने हैं और आपने पेपर के अंदर मेंशन करने हैं ताकि आपके एग्जामिनर पर, पेपर चेकर पर अच्छा इंप्रेशन जाए, ठीक है। एट्रोस्कन्स कौन थे, वो सी फारिंग इन्वेडर्स थे, मतलब दूर दूर से आए हुए थे, एशिया माइनर वगैरह से, ठीक है। और ये ब्रॉन्ज वर्क करते थे और गोल्ड वर्क करते थे और फाइन ब्लैक पॉटरी करते थे, बर्तन बनाते थे, ठीक है। इनकी जो पॉपुलर चीज़ें थी उनमें आती है म्यूज़िक, गेम्स, रेसिंग, ठीक है। एट्रोस्कन्स जो थे उनकी बहुत ही खूबसूरत हिस्ट्री है पावर के लिहाज से भी, कि उन्होंने 6th सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर इस्टेब्लिश की थी। तकरीबन हाफ ऑफ द इटली जो है इनके कब्जे में था, ठीक है। इन्होंने कॉलोनीज भी बनाई थी मेडिट्रेनियन सी के पास, या कार्थेज के जो दूसरे लोग थे ना, कार्थेज के लोग, दूसरे कबाइल, दूसरी कल्चर के जो यहाँ रहते थे, उनके साथ मिलके ग्रीक्स के खिलाफ लड़े भी थे, ठीक है। और इसके बाद आते हैं ग्रीक्स। ग्रीक्स कौन है, जो रोमन की पिछली जनरेशन है ना, ज़्यादातर जो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे उनमें आते हैं ग्रीक्स। During the Greek age of colonization, the Greeks settled extensively in southern Italy and in the part of nearby island of Sicily. अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जो ग्रीक्स थे उन्होंने, मैंने आपसे कहा था कि आप ये लेक्चर ज़रूर ग्रीक्स का सुनिएगा और उसको अब साथ साथ याद करने की भी कोशिश करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स उसमें थे। जो ग्रीक्स की एज ऑफ कॉलोनाइजेशन हमने पढ़ी थी, उसके अंदर ग्रीक्स ने क्या किया, अपनी ग्रीक कॉलोनीज सेट की। तो उन कॉलोनीज के अंदर इटली और सिसिली की कुछ कॉलोनीज आती थी, ठीक है। अब उनकी जो न्यू जनरेशन है ना, वो रोमन पीपल में शामिल होती है, यानी रोमन रिपब्लिक में शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फाउंडिंग ऑफ रोम कैसे हुई। इसके दो वर्जन हैं, एक लेजेंडरी वर्जन है और एक हिस्टोरिकल वर्जन है। लेजेंडरी मीन्स एक अनरियलिस्टिक वर्जन, मिथिकल वर्जन, जैसे हीरोज की स्टोरी सुनाई जाती है ना मिथ के अंदर, तो इस तरह की। और सेकंड क्या है, हिस्टोरिकल वर्जन है, यानी रियलिस्टिक वर्जन। लेजेंडरी वर्जन के अंदर ये कहा जाता है कि गॉड ऑफ वॉर, जिनका नाम मार्स था, ठीक है, उनके दो ट्विन बेटे थे, एक रोम्यूलस एंड एक रीमस। उन दोनों को अबंडन कर दिया गया, उनको अपनी शहर से निकाल दिया गया, तो उन्हें जंगल में भेज दिया गया, ठीक है। छोटे से बच्चे थे, फेंक दिया गया उनको। तो वहाँ पर एक शी वॉल्फ थी, ठीक है। शी वॉल्फ जो भेड़िया थी, उसने क्या किया, उसने इनको पाला, ठीक है। जब पाल लिया तो बड़े हुए, रोम्यूलस और रीमस की लड़ाई हुई, तो रोम्यूलस ने रीमस को मार दिया, ठीक है। जब उसने मार दिया तो उसने क्या किया, उन झाड़ियों से बाहर आ गया। जब बाहर आया तो रोम की सिटी के अंदर एंटर हो गया, जो वो जगह थी। वहाँ आकर उसने लिमिट्स बनाई और वहाँ पे एक सिविलाइजेशन रेडी की, और इस तरह उसने डिफरेंट वहाँ के इशू सॉल्व किए, जिसमें से एक इशू
रेप का था कि सिबाइन वुमेन जो थी ना, उनकी रेप्स बहुत ज़्यादा केसेस आए थे। तो उन्होंने बताया कि जो रोमन यंग है ना सेटलर्स हैं, यंग सेटलर्स ऑफ रोम, उनकी शादियां कर दी जाए। तो ये जो रोम्यूलस थे, ये है लेजेंडरी हीरो ऑफ रोम, ठीक है, ये लेजेंडरी फाउंडर ऑफ रोम। जो हिस्टोरिकल वर्जन है उसका पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट लोग यहाँ पे आके सेटल हुए। पहले जो थे लैटिन्स आए 1000 BC के अंदर, फिर एट्रोस्कन्स आए 600 BC के अंदर, फिर ग्रीक्स आए 500 BC के अंदर। इस तरह डिफरेंट लोग आते रहे और यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक बन गई। जब डिफरेंट कल्चर्स आके डिफरेंट एरियाज को ऑक्यूपाई करते हैं ना, फिर बाहर से उनको खतरे होते हैं। जब बाहर से खतरे होते हैं तो वो आपस में मिल जाते हैं, एक फोर्स बनाते हैं, अलाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या है, एक स्टेट वजूद में आ जाती है, ठीक है। और फिर इसमें हम पढ़ेंगे रोमन रिपब्लिक के हेरिटेज क्या है। ये अब तक तो हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। जब भी आप इसका क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन का या हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन किया करें किसी नेशन पर, तो उसमें 3 चीज़ें किया करें, उनको उसकी जो पूरी टॉपिक है उसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर लिया करें। फर्स्टली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका इन्फॉर्मेशन, लाइक उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, लाइक वो कहाँ पे है, कौन सी नेशंस हैं, ठीक है, कौन कौन सी नेशंस उनके अंदर इंक्लूड होते हैं। सेकंड, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उन्हें दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं। फिर उनकी हिस्ट्री किया करें थोड़ी बहुत कि वो कहाँ से आए, कैसे उनकी फाउंडिंग हुई और उनकी हिस्ट्री के अंदर ग्लोरीफाइंग चीज़ क्या है, ठीक है। फिर उनका हेरिटेज किया करें, यानी उनके फैमिली कैसी थी, रिलीजन कैसे थे, उनके सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे थे, उनकी पॉलिटिक्स कैसी थी, उनकी मिलिट्री कैसी थी, उनकी गवर्नमेंट कैसी थी, ठीक है, उनकी इकोनॉमी कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें उसकी हेरिटेज में आ जाती हैं, ठीक है, कि उनकी ग्लोरीफाइंग चीज़ें, उनकी फैमिली की बेसिक जैसे हम पढ़ें तो उसकी क्वालिटी क्या थी और इस तरह करके, ठीक है। तो हेरिटेज ऑफ रोमन रिपब्लिक को देखें तो उसकी जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हम फैमिली को देखेंगे। लाइक फैमिली के अंदर क्या होता था कि स्ट्रॉन्ग बेसिस होती थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि रोमन लोगों का फोकस इंडिविजुअल की बजाय फैमिली पे, स्टेट पे, गॉड पे, रिलीजन पे होता था, ठीक है। तो जो फैमिली थी उनका बेसिक इंस्टीट्यूशन था और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता था। मतलब फैमिली लाइफ के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग टाइज थी। फादर जो होते थे वो मेन जो कहते हैं ना लीडर होते थे, ठीक है। और फिर क्या है कि उनके अंदर जो है मैनलीनेस की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी कि जो मेल्स हैं उनके अंदर मैनलीनेस की क्वालिटीज़ होती है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली भी, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस भी होती थी और साथ ही साथ उनके अंदर रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर भी होता था, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है रिलीजन। रिलीजन के अंदर हम देखेंगे कि इनका ना पहले जो बिलीफ था ना स्टार्ट में प्रिमिटिव जो इनकी एजिस थी उनके अंदर उनका ये एनिमिज्म का बिलीव था। एनिमिज्म मीन्स कि हर चीज़ की, हर इंसान की एक सोल होती है और वही उसका खुदा होता है, ठीक है। और हर इंसान को अपने अंदर जो उसका सोल है, जो स्पिरिट है, उसकी क्या कहते हैं, उसको फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे ग्रीक्स आके बसे, उनको गॉड्स का कॉन्सेप्ट दिया और डिफरेंट यूं ही जैसे मिथ्स और हर चीज़ फैलती गई और जो है ना यहाँ पे डिफरेंट गॉड्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो रोमन गॉड जो थे वो भी बिल्कुल ग्रीक गॉड्स की तरह ही थी कि जैसे हर गॉड जो था वो डिफरेंट एक इंस्टीट्यूशन से लिंक्ड था। कोई गॉड ऑफ मैरिज हो गया, कोई गॉड ऑफ वॉर हो गया, कोई गॉड ऑफ फर्टिलिटी हो गया, ठीक है, कोई गॉड ऑफ रेन हो गया, ठीक है, कोई गॉडेसेस हो गई। तो इनके जो मेन गॉड्स के नाम आप मेंशन कर सकते हैं एग्जांपल में, जैसे जुपिटर गॉड ऑफ स्काई था, स्पिरिट ऑफ स्काई था। मार्स जो है वो स्पिरिट ऑफ हार्वेस्ट और वारफेयर है, ठीक है। जुपिटर जो था वो ग्रीक जियस गॉड था, उसको अब जुपिटर कहते हैं। जूनो उसकी वाइफ होती थी, ठीक है। साथ ही वीनस का गॉड और अपोलो का गॉड, ये सारे जिनके गॉड्स थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये गवर्नमेंट देख लेते हैं। तो इनकी गवर्नमेंट के अंदर इनका सोशल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इनके सोशल स्ट्रक्चर के अंदर क्या था, 2 टाइप के लोग थे। एक पैट्रिशियंस, PATRICIANS, पैट्रिशियंस, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, PATRICIANS पैट्रिशियंस। एंड दूसरे क्या थे, प्लेबियंस, PLEBIANS। तो स्टूडेंट्स आपको हैव्स और हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना। चलिए उसका भी नहीं पता तो रिच और जो पुअर क्लास है उनका तो पता ही होगा ना, अपर क्लास और लोअर का। तो अपर क्लास और लोअर क्लास वाला कॉन्सेप्ट, जो रिच और पुअर वाला कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ अप्लाई होता है।
जो पेट्रिशियंस थे वो उनकी अपर क्लास थी, उसमें अरिस्टोक्रेट्स आते थे और ये सिर्फ 10% ऑफ पॉपुलेशन थे। बाकी जो 90% ऑफ पॉपुलेशन थी वो कौन थे? प्लेबियंस थे, जो कि मेन बॉडी ऑफ रोमन सिटीजन बनाते थे। उसमें मर्चेंट्स आ जाते हैं, लेबरर्स आ जाते हैं, फार्मर्स आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह के सारे जो प्रोफेशंस हैं वो इनके अंदर आ जाते हैं, प्लेबियंस के अंदर। तो जो अरिस्टोक्रेट्स थे ना वो सारी लग्जरीज इंजॉय कर रहे थे, उनके पास सारी अथॉरिटीज होती थी, गवर्नमेंट के अंदर भी सारा वोट वगैरह उन्हीं का चलता था, और प्लेबियंस जो थे वो बिल्कुल नीचे थे। मतलब जो एक सोशल क्लास स्ट्रक्चर जा रहा था ना वो मेंटेन था, ठीक है। कोई भी अमीर नहीं हो रहा था, प्लेबियंस से ऊपर नहीं जा रहा था, ठीक है। और थर्ड इनकी एक छोटी सी क्लास है जो अक्सर कंसीडर की भी जाती है और नहीं भी की जाती, वो थी स्लेव्स की, ठीक है। पेट्रिशियंस, प्लेबियंस एंड स्लेव्स। स्लेव्स जो थे उनको डिनाइड सिटीजन्स भी हम लोग स्लेव्स को कहते हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं कि इसकी गवर्नमेंट कैसी थी। गवर्नमेंट के अंदर स्टूडेंट्स, इनका जो कॉन्सेप्ट था ना, दो उनकी काउंसिल्स होती थी जिनको ओवरऑल इम्पीरियन का नाम दिया जाता था, और जो काउंसिल्स हैं वो एक दूसरे के मेंबर सिलेक्ट करती थी, और जो सारे मेंबर्स थे वो कौन? अरिस्टोक्रेट क्लास सिलेक्ट कर रही थी वीटो पावर के थ्रू। लेकिन जो प्लेबियंस की क्लास थी उन्हें कोई राइट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। इनकी एक सेनेट होती थी जिसके अंदर 300 मेंबर्स होते थे, ठीक है, जिसे काउंसिल अपॉइंट करती थी। देन नेक्स्ट उनकी एक सेंचुरियल असेंबली होती थी, ठीक है। असेंबली होती थी जैसे हमारी अब नेशनल असेंबली होती है, उसमें जो है उसमें वो उनकी मेन लेजिस्लेटिव बॉडी होती थी, ठीक है। और उसके अंदर आम सिटीजन्स होते थे और मेजर जो मजिस्ट्रेट्स होते थे और बड़े बड़े लोग होते थे, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है? मिलिट्री। मिलिट्री जो थी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सक्सेसफुल थी, ठीक है। और ये इनकी क्या थी? इनकी इकॉनमी की ना कहें तो इनकी पावर की बैकबोन थी, ठीक है। ये लोग क्या थे कि इनका जो फेमस जनरल था ना वो था मॉरियस, ठीक है। उसके अंदर बहुत सी MARIUS उसके अंदर बहुत सी कनकेस्ट इन्होंने की थी, ठीक है। उसके अंदर तो क्या है कि इसकी जो आर्मी थी वो बाकायदा क्लासेस वगैरह में, मतलब एक बाकायदा ऑर्गेनाइज सिस्टम था। उसके अंदर एक लीजन होता था। लीजन का मतलब होता है, ये दस्ता नहीं होता फौजी दस्ता, उसे लीजन कहते हैं। तो लीजन के अंदर ना 3600 to 4200 इन्फेंट्री यानी सिपाही होते थे, और 300 कैवलरी यानी घोड़े सवार फौजी होते थे, ठीक है। और इनकी जो आर्मी थी उसके लिए बच्चों को ही ट्रेन करने लग जाते थे, ठीक है। और उनकी जो आर्मी सर्विस थी ना उसको करेक्टराइज किया जाता था आयरन डिसिप्लिन के साथ। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, बहुत ब्रेव थे, बहुत विक्टोरियस थे, ठीक है। और देन आ जाते हैं इनकी प्लेबियन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। जो प्लेबियंस थे ना, मैंने आपको बताया कि ये लोअर क्लास पीपल थे और इनको राइट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिफरेंट स्ट्राइक्स की, इन्होंने अपने लिए कोशिशें की, ठीक है, और इक्वालिटी लेने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इनको राइट मिल गया। कौन सा राइट मिल गया? राइट टू वोट, ठीक है। ये क्या करते थे? अपनी जो है ना अपने लेवल पे वोट देते थे और अरिस्टोक्रेट्स को ये सिलेक्ट करते थे। इस तरह इनको सोसाइटी में वैल्यू मिल गई थी, ठीक है। देन आ जाते हैं एक्सपेंशन ऑफ रोम में। एक्सपेंशन ऑफ रोम वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसको मेंशन कर दिया ताकि आप नॉलेज को थोड़ा एक्सपेंड कर सके। इसमें ये है कि जो इटली को एक्सपेंड किया था सबसे पहले इन्होंने, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ना रोमन और जो लैटिन ट्राइब्स थे ना उनके दरमियान में जंगें हुई, एस्ट्रोस्कन्स वगैरह के साथ, सेबाइंस के साथ, ठीक है। और डिफरेंट वॉर्स हुई, जैसे वॉर विद गॉल हुई, वॉर विद सेमिनाइट्स हुई, ये जनरल वॉर्स थी, ठीक है। गॉल का एक कबीला था उसके साथ हुई थी। और जो वॉर विद सेमिनाइट्स हुई थी, जो सेमिनर्स थे उन्होंने आके इसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी रोम में, और रोम ने अपने आप को डिफेंड करते करते उनको भी कनकेस्ट कर लिया था, कनकर कर लिया था, ठीक है। तो इस तरह क्या है, इस सेंट्रल इटली सारा इनके नाम हो गया था। इसके अलावा उन्होंने बैगना ग्रेशिया जो ग्रीक का एक सिटी है उसको किया था कनकर। वो कैसे कनकर किया था कि ग्रीक सिटीज़ जो थी उनकी लड़ाई हो रही थी, इन्होंने इंटरवीन किया और उसके उनमें से एक सिटी बैगना ग्रेशिया को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। देन इन्होंने प्यूनिक वॉर्स लड़ी थी। प्यूनिक वॉर्स का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता था। प्यूनिक वॉर्स जो हैं वो कौन सी वॉर्स थी पहले ये पूछ लेते हैं। उसमें यह है कि रोम और कार्थेज के दरमियान पावर के लिए लड़ी जाने वाली वॉर्स थी, ठीक है। फिर पूछ लेते हैं कि प्यूनिक वॉर को प्यूनिक वॉर्स क्यों कहा जाता है। तो प्यूनिक का एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो कि प्यूनिकस से निकला है। वो भी एक लैटिन वर्ड, इसके रूट्स क्या है? लैटिन है। प्यूनिकस से निकला है और वो वर्ड होता है यूज होता है कार्थेज के ओरिजिनल सेटलर्स फोनिशियंस के लिए, ठीक है।
जो पहले सबसे आगे कार्थेज में सेट हुए थे। तो क्योंकि ये वॉर रोम और कार्थेज के दरमियान थी तो इस वजह से इन्हें प्यूनिक वॉर्स कहा जाता है। ठीक है, ये पहली 2 वॉर्स रोम ने जीती, थर्ड वॉर में जो रोम है उसको छोटी सी क्या कहते हैं डिफीट हो गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद रोम ने सिविल वॉर्स लड़ी जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की वॉर्स आ जाती हैं। तो उससे क्या हुआ, इन्होंने रोमन रिपब्लिक जो है उनकी कोलैप्स करेगी और कुछ टाइम के बाद उन्होंने दोबारा खुद को रिफॉर्म की चीज़ें, और क्या है कि वो रोमन एम्पायर बन गई। लेकिन जब रोमन रिपब्लिक की सिविल वॉर्स हुई ना, उनके इफेक्ट्स हम पढ़ लेते हैं। जब भी वॉर होती है तो उसके कॉमन जनरल इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो डिक्लाइन ऑफ रोमन फार्मर हो गया था। जो फार्मर्स थे मैंने आपको बताया वो इकोनॉमी की बैकबोन थी, और इकोनॉमी इनकी जो स्टेट थी रोमन रिपब्लिक थी उसकी बैकबोन थी। तो इस तरह क्या है, रोमन रिपब्लिक की डिस्ट्रक्शन की ये वजह बनी थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी ऑब्वियसली, जब इनकी इतनी बड़ी एक ऑक्यूपेशन था फार्मिंग का, एग्रीकल्चर का, तो जब वो ख़त्म हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। फिर साथ ही साथ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो भी ख़त्म हो गई। ठीक है, क्यों ख़त्म हो गई, जब वॉर्स वगैरह होती है, जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, तो जो अरिस्टोक्रेट क्लास होती है वो मिलिट्री के साथ मिलकर अपनी कोशिशें कर रही होती है कि अपनी पावर को एस्टैब्लिश कर सके। तो इस तरह क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि रोमन रिपब्लिक ख़त्म हो गई और रोमन एम्पायर का स्टार्ट हुआ। तो 500 ईयर्स की हिस्ट्री थी रोमन रिपब्लिक की। अब नेक्स्ट 500 ईयर्स की हिस्ट्री है रोमन एम्पायर की। रोमन रिपब्लिक ऑफ ऑलमोस्ट 500 ईयर्स ड्यूरेशन गेव वे टू रोमन एम्पायर विच वुड एंड्योर फॉर अनदर 500 ईयर्स। ठीक है, ओल्ड ये क्या है कि पहले 5 साल उनके थे और अगले 5 साल इनके, ये सिंपल बात है। फिर क्या है कि ओल्ड रोमन ट्रेड्स ऑफ करेज, ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड रेवरेंस ऑफ एंसेस्टर्स रिमेन डोमिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेंचुरीज ऑफ इंपीरियल रूल। कि पहली 2 सेंचुरी के अंदर बिल्कुल रोम की वही ग्लोरी रही, वही करेज, वही ड्यूटी, वही डिसिप्लिन, वही ट्रेडिशन के साथ लव, वही सब कुछ रहा। ठीक है, पहली 2 सेंचुरी के अंदर। लेकिन थर्ड सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि थोड़ा सा डिक्लाइन इनके अपने सिस्टम में आने लग गया, और 4th और 5th सेंचुरी के अंदर इन पर हमले हुए और जो है इनका फॉल हो गया। ठीक है, 5th सेंचुरी के अंदर। देन स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि इनका हेरिटेज क्या था। ये तो इनकी हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख ली है। तो हेरिटेज अब देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री में वैसे रोमन रिपब्लिक की जो वॉर्स है ना वही सारा कुछ आता है। ठीक है, तो हेरिटेज ऑफ रोमन सिविलाइजेशन के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट एंड लॉ को। तो गवर्नमेंट एंड लॉ के अंदर आपको मैं स्टूडेंट्स बताते चलो कि इनकी इंपीरियल गवर्नमेंट होती थी। इंपीरियल का मतलब है कि एक एम्परर होता था और उसकी सारी अथॉरिटीज़ होती थी। ठीक है, और जो इनके लॉ था, वो लॉ जो था वो इनका बहुत ऑर्गेनाइज्ड लॉ था, और ये लेटर ऑन बेसिस बना है वेस्टर्न लॉ का भी। ठीक है, अब तक जो मॉडर्न वेस्टर्न लॉ है ना उसकी बेस ये बना हुआ है। ठीक है, फिर आ जाते हैं सोसाइटी और सोसाइटी पे। और जो इनका लॉ था ना, इनकी एक ये भी बात थी कि जो अक्यूज्ड कैन नॉट बी क्रिमिनल, यानी किसी को आप एक्यूज कर दे कोई दूसरा तो वो क्रिमिनल नहीं बन जाएगा, उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लाइक आप मुझे कह दे कि मैंने आपकी कोई चीज़ चोरी की है तो मुझे पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी बगैर प्रूफ के। जब प्रूफ देंगे आप तभी वो मुझे पकड़ेंगी। ठीक है, तो ये था उनका लॉ। फिर नेक्स्ट आ जाती है उनकी सोसाइटी। ठीक है, उनकी सोसाइटी में 50 to 70 मिलियन पीपल थे। ठीक है, और इनके एक जो सारे थे ना ये 50 to 70 मिलियन ये सेटलर्स थे। ठीक है, और इसके 1 मिलियन जो अपने इनहैबिटेंट्स थे। ठीक है, और जो इनके अंदर डिस्टिंक्शन ऑफ क्लास थी सोसाइटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा थी। जैसे जो प्लेबियंस मैंने आपको पहले बताया ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी हुई थी रोमन रिपब्लिक में, और वो इंस्टेबिलिटी अब तक चल रही थी। अरिस्टोक्रेट्स फिर से ऊपर आ गए थे और उनके पास जो है वेल्थ वगैरह थी, उनके पास अथॉरिटीज़ थी, इकोनॉमी थी। ठीक है, सब कुछ उन्हीं के पास था। ठीक है, और स्लेवरी अभी तक कंटिन्यू थी, लेकिन स्लेवरी अब रोमन रिपब्लिक से कम हो गई थी। ठीक है, इन्होंने कॉलोनीज भी बनाई थी। ठीक है, और फिर आ जाते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी क्या, आपको मैंने बताया कि एग्रीकल्चर इनका पहले तबाह हो चुका था, लेकिन इन्होंने उसको री इस्टेब्लिश किया। जब ऑब्वियसली वॉर्स हो जाती हैं, 100 ईयर्स गुजर जाते हैं, तो फिर दोबारा से लैंड्स फर्टाइल हो जाती है, प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। तो फिर उन्होंने क्या है एग्रीकल्चर में दोबारा री इस्टेब्लिशमेंट की, और उसमें उनकी जो प्रोडक्शंस थी उसमें वीट, वाइन, ऑलिव्स एंड फ्रूट्स ये सारा कुछ आ जाता था, और इसकी ये ट्रेड करते थे, और इनकी इकॉनमी दोबारा से अच्छी हो गई थी। और इकॉनमी के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ टैक्स थी वो भी इकोनॉमी को हेल्पफुल रहा। टैक्सेस जो थे, ठीक है, वो भी लगाए गए रिच लोगों पे। देन इनकी फिलॉसफी देख लेते हैं। फिलॉसफी के अंदर इनका सबसे मेन आइडिया है स्टोइसिज्म का। स्टोइसिज्म क्या है, ग्रीक फिलॉसफर का एक सेट था जो कि रोमन में आके बसा था, और रोम ने इनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया था। ठीक है, उसी में एरिस्टोटल और जो प्लाटो है उनके आइडियाज़ वगैरह भी आते हैं। बाद में न्यू प्लाटोनिज्म भी आई थी जिसको ओरिजिनेट किया था
अलेक्जेंड्रिया के अंदर ओरिजिनेट किया गया था, ठीक है, और उन्होंने भी डिफरेंट थेरीज दी थी फिलोसफी के अंदर और उनकी फिलोसफी बहुत डेवलप हुई। देन आ जाता है लिटरेचर। लिटरेचर इनका बहुत वाइड था। ग्रीक्स का अपना लिटरेचर था, लैटिन का अपना लिटरेचर था, ठीक है। तो लैटिन का लिटरेचर इनका सबसे पहले वाला लिटरेचर था क्योंकि लैटिन सबसे पहले यहाँ आके सेट हुए थे। इसके बाद का जो लिटरेचर था वो ग्रीक्स का था। ग्रीक्स के लिटरेचर को आपको पता है कि उन्होंने ट्रेजेडी वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाया था और उनके जो ड्रामाज होते थे वो रिलीजन बेस्ड होते थे, ठीक है। देन आ जाते हैं फॉल ऑफ रोम पे। फॉल ऑफ रोम, डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम पढ़ते हैं किसी चीज़ का फॉल हुआ तो उसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में तो सिंपल ये आता है ना कि जर्मनी ट्राइब्स आए, उन्होंने इन पे हमला किया, इनकी मिलिट्री ने 3 साल तक खुद को डिफेंड किया लेकिन फिर भी इनको ऑक्युपाई कर लिया गया था, ठीक है। अब इंटरनल फैक्टर्स पे आ जाते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स के अंदर करप्शन हो गई थी, ठीक है, इनइक्वालिटी हो गई थी, दोबारा प्लेबियंस को बिल्कुल राइट नहीं मिल रहे थे, तो जो नेशन है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे, यूनिटी खत्म हो गई थी, ठीक है। और जो एरिस्टोक्रेट क्लास है वो मिलिट्री के साथ मिल गई थी तो मिलिट्री भी करप्ट हो गई थी, ठीक है। तो और प्लेग आ गया था और इस तरह की थोड़ी बहुत छोटी मोटी इन पे मुसीबतें भी आई जिसकी वजह से इनका फॉल हो गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो थे इनके हिस्ट्री रोमन सिविलाइजेशन की, ठीक है। एक रोमन रिपब्लिक थी, फिर रोमन एम्पायर थी, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट भी कर देती हूँ और दोबारा आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि रोमन कौन थे। रोमन कल्चर ग्रुप था एक, ठीक है, एक नेशन थी जो कि 2 सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD के अंदर एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि वो नॉर्थ अफ्रीका, नियर ईस्ट, यूरोप के बड़े हिस्सों में एग्जिस्ट करती थी, उन्होंने ऑक्युपाई किया उनको, ठीक है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फिर हमने पढ़ी कि उनके अंदर रिस्पेक्ट था लॉ एंड ऑर्डर का और स्टर्न बिलीव्स इन गॉड एंड रिलीजन था और उनके रिलीजन जो था वो ग्रीस से ही आगे प्रोसीड हुआ था, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि ये फैमिली स्टेट पे ज़्यादा फोकस करते थे, फैमिली और स्टेट और गॉड्स पे, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि इनके फार्मर्स हार्ड वर्किंग थे और इन्होंने ओल्ड और न्यू कल्चर का अमलगम बनाया था और डिफरेंट नेशंस यहाँ पे बसी थी, ठीक है। जियोग्राफी के अंदर हमने पढ़ा कि इटालियन पेनिसोला के अंदर साथ और रिवर के साथ और माउंटेन्स के अंदर ये रोम था, इस वजह से प्रोटेक्टेड और फर्टाइल था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि रोमन रिपब्लिक जो थे उसमें डिफरेंट किस्म के लोग थे, लैटिन्स थे जो यहाँ पे आके सारे सेटल हुए थे। लैटिन्स थे जो सबसे पहले सेटल हुए थे, फिर एस्ट्रोस्कन्स थे जो दूसरे नंबर पे सेटल हुए थे, ठीक है। फिर ग्रीक्स आ जाते हैं और फिर कार्थेजिनियंस आ जाते हैं, ठीक है। और कार्थेजिनियन जो था वो बाद में अलग भी हो गया और रोम के साथ इसने फाइट भी की, पावर फाइट भी इनकी रही, ठीक है। इनकी वॉर्स भी हुई जिनको हम प्यूनिक वॉर्स का नाम देते हैं। देन नेक्स्ट फाउंडिंग ऑफ रोमन रिपब्लिक के बारे में हमने पढ़ा था कि जो इसके 2 वर्जन है, एक लेजेंडरी वर्जन है जिसमें हमने पढ़ा रोम्यूलस जो था उसने इसको फाउंड किया था, वो इसका लीडर था। फिर हमने पढ़ा हिस्टोरिकल वर्जन, उसके अंदर हमने देखा कि डिफरेंट नेशंस जैसे आके यहाँ पे बसी तो उन सब ने आके खुद को एक दूसरे के साथ अलाइड हुई बाहर वाली फोर्सेस के खिलाफ, यूनिटी उन्होंने बनाई तो यहाँ पर एक नेशन स्टेट बन गई जिसे हम रोमन रिपब्लिक का नाम देते हैं, ठीक है। फिर हमने इनका हेरिटेज पढ़ा था। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जो भी क्वेश्चन करे उसमें ये ज़रूर कर लिया करें कि हिस्ट्री, हेरिटेज, इंट्रोडक्शन, ये 3 पार्ट ज़रूर किया करें, ठीक है। तो इसमें फैमिली का हमने पढ़ा था कि फैमिली जो सिस्टम था उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था और इनके जो फादर होते थे वही हेड होते थे और उन्हीं की जिम्मेदारी थी बच्चों की एजुकेशन और वो लॉ एंड ऑर्डर के फॉलोअर्स थे और उनके जो मेल थे वो बहुत मस्कुलाइन और ब्रेव और करेजियस थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था रिलीजन के बारे में कि ग्रीक गॉड्स की ही को ही ये फॉलो करते थे और इनका अपना आइडिया पहले एनिमिज्म का था, यानी हर स्पिरिट का, हर इंसान का, हर जो ऑब्जेक्ट है उसका भी एक स्पिरिट होता है और वही उसका गॉड होता है, ठीक है। फिर हमने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। सोशल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि इनकी 2 क्लासेस थी, उसमें हमने हैव नॉट्स और हैव के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, ठीक है। उनकी जो 2 क्लासेस थी, एक पेट्रिशियंस की थी, एक प्लेबियंस की थी, अपर क्लास और लोअर क्लास की थी। फिर हमने मिलिट्री के बारे में पढ़ा कि मिलिट्री जो थी वो इनकी स्ट्रॉन्ग थी, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी और इनके फौजी दस्ते होते थे जिसमें 3600 to 4200 जो थे लोग होते थे, बाद में एक्सटेंड करके 600 कर दिए गए थे उनके सिपाही और उनके अंदर कुछ कैवलरी शामिल होती जो घोड़ों पर सवार होते थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो प्लेबियंस थे उन्होंने स्ट्रगल की इक्वालिटी के लिए, उन्होंने स्ट्राइक्स वगैरह की, ठीक है। तो उनको क्या है, उनके थोड़े बहुत हकूक मिल गए, उनको वोट का हक मिल गया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एक्सपेंशन ऑफ रोम उन्होंने की, उन्होंने डिफरेंट वॉर्स लड़ी, इटली को एक्सपेंड किया, मैग्ना ग्रेशिया को जो है कनकर किया, प्यूनिक वॉर्स लड़ी जो कि कार्थेज और रोम के दरमियान थी। और इनको प्यूनिक वॉर्स क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बताया। प्यूनिक वॉर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्थेज का जो नाम है प्यूनिकस उससे, ठीक है।
फिर इसके बाद मैंने बताया कि सिविल वॉर्स हुई, और सिविल वॉर्स के बाद जो रोमन रिपब्लिक है उसका कोलैप्स हो गया था, सारा कुछ खत्म हो गया और रोमन एम्पायर कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद एस्टैब्लिश हो गई। ठीक है, अब रोमन एम्पायर के पार्ट में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये 500 ईयर्स की थी, और ठीक है, और वही करेज और वही ड्यूटी, डिसिप्लिन सब कुछ कंटिन्यू रहा। ठीक है, और रोमन आर्मी भी वैसे स्ट्रॉन्ग रही, लेकिन ये बाद में 500 ईयर के अंदर और 400 ईयर्स के अंदर इन्होंने डिक्लाइन देखा और इनका कंप्लीट फॉल हो गया था। ठीक है, और फिर हमने इनका हेरिटेज पढ़ा, गवर्नमेंट एंड लॉ इनकी कैसी थी। इनकी गवर्नमेंट के अंदर इंपीरियल सिस्टम चल रहा था, इनका लॉ स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, इनके लॉ में जो एक्यूज्ड है उसको क्रिमिनल नहीं कंसीडर किया जाता था विदाउट प्रूफ। ये चीज़ें हमने पढ़ी। सोसाइटी के अंदर हमने देखा प्लेबियंस और पेटिशंस का सिस्टम था। ठीक है, अब प्लेबियंस को जो है कुछ हद तक कुछ हद तक क्या कहेंगे, लॉ क्या कहेंगे, राइट्स मिल चुके थे। ठीक है, और फिर हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा कि एग्रीकल्चर ही उनकी बैकबोन थी, और इकोनॉमी के अंदर टैक्सेस वगैरह लगते थे और ये ट्रेड करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, जिससे इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, फिर हमने फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, उसमें हमने सबसे मेन कॉन्सेप्ट स्टोइसिज्म का पढ़ा कि स्टोइक्स जो थे वो कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिटरेचर के बारे में पढ़ा। लिटरेचर भी इनका जो था, उन्होंने वो इटली का जो लिटरेचर था वो ज़्यादा, इटली वाले जो ग्रुप का था वो ज़्यादा कॉमन और ज़्यादा सबसे पहले आने वाला लिटरेचर था, इस वजह से ज़्यादा फेमस लिटरेचर है। और इन्होंने क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे स्टार वगैरह के एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। देन हमने फॉल ऑफ रोम के बारे में पढ़ा था। इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स में जर्मेनिक बारबेरियन ट्राइब्स आते हैं, और इंटरनल जो है वो इंटरनल फैक्टर्स के अंदर करप्शन आती है, प्लेग आते हैं। ठीक है, इकोनॉमी का लॉस आता है और ट्रेड में कमी आती है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये हुआ मेरी वीडियो का एंड। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल ओपनली कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, जो बात समझ ना आई हो। ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी आपको। और सेकेंडली, आपने इसको बहुत अच्छे से रेडी करना है, दुआओं में याद रखना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।